नमस्कार सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में स्वागत है आप सभी का। तो जैसे आपने सजेस्ट किया था उसी के विचार से मैंने थोड़ा सा ये टॉपिक डिस्कस करना चाहा है। प्लास्टिक एंडोमेट्रियम और प्लास्टिक एंडोमेट्रियम तो इट्स ये ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं है, बट प्लास्टिक यूटेरस और स्मॉल साइज यूटेरस, स्मॉल साइज वजाइना, प्राइमरी मेनोरिया, जिसमें हमने देखा कि लाइक थोड़ी सी मैं इसमें डेवलपमेंट बताना चाहूंगी। एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट के चलते जो एक हमारी डक्ट होती है, एंटीमुलेरियन डक्ट जो होती है, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करती है, उसके डिफॉल्ट के कारण रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है, जिसके चलते कई सारे एनोमलीज हो सकते हैं एंड प्राइमरी अमेनोरिया भी हो सकता है। मैंने भी कुछ ऐसे केसेस देखे हैं, हालांकि इसका प्रमाण बहुत रेयर है, कम है, बट देयर आर वुमन और सम गर्ल्स विद द प्राइमरी ओमेनोरिया के साथ। यहाँ पे हमारे सोसाइटी में लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जिनको अलग अलग प्रकार की समस्या होती है। कुछ में लाइक यूट्रस स्मॉल साइज का होता है, कुछ में वजाना का लेंथ कम होता है, एंड मतलब अलग अलग है। सेक्सुअल फंक्शन नॉर्मल होता है पर ओमेनोरिया होता है। मतलब अलग अलग टाइप के सिम्टम्स या लक्षण हमें इसमें मिल जाते हैं। तो इसी को लेकर आज के इस सत्र में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे थोड़ा सा मैं इसमें आपको मुलेरियन जो डक्ट है जो किस प्रकार से डेवलप करती है उसको मैं बताऊंगी कि क्या है ये। बिकॉज सी द मुलेरियन डक्ट्स जो है ये ट्यूब्स है, एक जो डेवलपमेंट होता है यूरोजेनिटल रीच की तरह, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अपर पोर्शन बनाती है। अगर ये प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इसका लाइक एनाटॉमिकल एब्नॉर्मलिटीज हो जाती है, तो इसके साथ गायनेकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स भी ठीक से डेवलप नहीं होती है, जिसको मुलेरियन एजेनेसिस कहा जाता है। इसमें एक सिंड्रोम भी है, मेयर रोकिंसी कुस्टर हाउसर सिंड्रोम, MRKHS, जो कि रिप्रेजेंट करता है फेलियर ऑफ यूरोजेनिटल डेवलपमेंट, जिसमें बहुत ही इंसिडेंसेस कम है। लाइक 45,000 में 1 लाइव फीमेल बर्थ होता है, जिसमें एब्सेंस और अप्लेसिया ऑफ द यूटरस, सर्विक्स और अपर वजाइना एंड मे बी एसोसिएटेड विद सम अदर सिम्टम्स। सो डिपेंडिंग अपॉन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया ये वैरायटी में भी मिल सकता है, लाइक अलग अलग, जिसमें मतलब एक आधा ऑर्गन डेवलप होता है, दूसरा नहीं होता है। एंड तो मतलब 15 16 17 साल तक तो राह देखी जा सकती है, बट उसके बाद भी अगर किसी लड़की को मेंसेस नहीं आते हैं तो वहां पर फिर उसकी जांच करवाई जाती है, एंड सोनोग्राफी एंड ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी, अलग अलग टाइप के, तो उसमें फिर हम लोग समझ सकते हैं। एंड लाइक जो इसमें सेक्सुअल एक्ट कभी नॉर्मल भी हो सकता है, एंड बट कभी सर्विक्स एब्सेंट होता है एंड एंडोमेट्रियम भी एब्सेंट होता है, बट तो लोअर वजाइना अच्छे से डेवलप हो जाता है। तो ये मतलब हम लोग वी कांट प्रिडिक्ट, तो अलग अलग टाइप के लक्षण देखने को मिल जाते हैं। बट आप ओवरऑल समझ लीजिएगा कि ये मुलेरियन अप्लेजिया है, जो एक मतलब रेयर डिसऑर्डर है, जिसका कारण समझ में नहीं आता एग्जैक्टली, जेनेटिकल कारण ही है, एंड इट इज ड्यू टू मेनली एंड्रोजिन हाइपर एंड्रोजिनम के कारण है। एंड जो एक जीन ये बिलोंग करता है, जो हमारे शरीर में टिपिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप करने के लिए मदद करता है। एंड सो ये जीन के कारण ही मुझे लगता है कि इसका मुख्य रूप से ये डेवलपमेंट हो जाती है। तो इसमें आप लोग जेनेटिक टेस्टिंग भी करवा सकते हैं अलग अलग टाइप के। तो इसमें मुलेरियन डक्ट फेल्यूर, और जैसे मैंने बताया ये डिफिशियंसी, एंड ये MRKH सिंड्रोम, तो ये इसको अलग अलग टर्मिनोलॉजी से जाना जाता है। बट सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं आपको, इट इज अ कंडीशन विद प्राइमरी अमेनोरिया एंड लाइक abscess of some organs and failure of proper development of female genital tract, and without or like development of upper vagina, or which are associated with urogenital absence of structure और जो भी है। So it is simply a plastic uterus। और कभी कभी वजाना फंक्शनल हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। तो इसको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। नॉर्मली जैसे मैंने बताया, तो आपके पास जिस प्रकार से भी पेशेंट आते हो,
प्राइमरी ओमेनोरिया है तो हमें रूल आउट करना पड़ेगा। सारे टेस्ट इन्वेस्टिगेशन हम लोग देखेंगे इसमें, टीवीएस है, बाकी सारा रूटीन जो है। एमआरआई का अच्छा रोल रहेगा, एमआरआई देखिएगा, एंडोक्राइनोलॉजी के ऊपर काम करिएगा, यानी उसको अब जांच लीजिएगा कि ये प्रॉपर है क्या, क्या है इसमें। एंड फिर हम लोग आगे इसमें प्लान कैसे करेंगे, वट एवर द कंडीशंस आर। अगर एक बार ये डिटेक्ट हो जाता है, कुछ महिलाओं में मेंसेस आ जाते हैं बट दे आर वेरी लो, हाइपो मेनोरिया कह सकते हो, साल में एक आध बार, एंड स्कैंटी मेंसेस होते हैं, इरेगुलर होते हैं, साल में 6 महीने में एक आध बार आ जाते हैं, तो आप उसका लोकल एग्जामिनेशन और पूरी हिस्ट्री अच्छे से उसमें यहाँ पर आपको लेनी पड़ेगी। तो नॉर्मली 18-19 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट जैसे शादी की बात आती है तो वहां पे अलग अलग टाइप के समस्या हो सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें जैसे भी आपके पास केसेस हो, आप इसमें ये कर सकते हो, मतलब डेवलपमेंट कर सकते हो। बट इन सभी में आयुर्वेद का रोल क्या रहेगा, तो ये एक प्रकार से मुझे लगता है धातु क्षयजन्य अवस्था ही मानी गई है इसको। एंड सो ये धातु क्षयजन्य अवस्था है, जिसमें जैसे हम लोग इसमें बीज दृष्टि कह सकते हैं, जेनेटिकल फैक्टर्स, और आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में दिस कैन बी टेकन एज बीज दृष्टिजन्य व्याधि। तो इसमें जो यूट्राइन हाइपोप्लेजिया है, डेवलपमेंटल डिले है, स्टिकोरियस होगी, तो इसमें ब्रूहन एंड रसायन चिकित्सा ही ओवरऑल काम करती है, जो आप मोस्टली वातज प्रकृति की महिलाओं में देखा जा सकता है। तो ये क्षयज संप्राप्ति यहाँ पर बन चुकी होती है। तो आपको इन्वेस्टिगेशन आपने किए, जो भी आपको सिम्टम्स मिले, तो मुझे लगता है आप एक बार पूरा इन्वेस्टिगेशन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और सारा कुछ देख लीजिएगा। एंड प्राइमरी अमेनोरिया है तो वी कैन ट्राई विथ शोधन एंड रसायन। एंड सेकेंडरी अमेनोरिया अगर है, एक दो बार मैसेज आ चुके बाद में नहीं आए हैं, तो उसमें थोड़े चांसेस और बढ़ जाते हैं हम लोगों के रिजल्ट मिलने के। तो बस इसी प्रकार से हमें सारा टोटल एग्जामिनेशन के बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो धातु क्षय है, अग्निमांद्य कहीं ना कहीं होगा, तो वी मस्ट गो विथ दीपन पाचन, सिंपल दीपन पाचन करिएगा। बिकॉज आई थिंक यहाँ पे धातु क्षय में तो जैसे देखा जाता है आमतौर पर कि आम थोड़ा कम बनता है। जैसे अगर अवरोध जनित संप्राप्ति होती है तो वहां पे आम के कारण ही अवरोध होता है, कफदोष या बाकी सारे घटक क्लेद वगैरह भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें सिंपल शुंठी से या त्रिकटु से, या फिर जैसे लवण भास्कर चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, इन सभी के साथ आप पेशेंट की प्रकृति देखकर दीपन पाचन करते हैं। अभी हमें यहाँ पे ब्रोहन चिकित्सा करनी है, रसायन चिकित्सा करनी है। बट मेरे विचार से दीपन पाचन के बाद तिक्त पहले हम लोग कृमिग्न चिकित्सा कर लेते हैं एज ऑफ नाउ। लाइक मुझे लगता है कृमिग्न चिकित्सा का वैसे डायरेक्ट रोल तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं जो भी कहीं थोड़ा सा दुष्ट वहां पे संप्राप्ति होगी, दुष्ट घटक होंगे जो कृमिज माने जा सकते हैं, उन सभी के लिए हम लोग कृमिग्न चिकित्सा करेंगे और कृमि कुठार रस देंगे 5 दिन का। तो दीपन पाचन समझो 5 दिन का, फिर 5 दिन का कृमि कुठार रस लेते लेते भी पेशेंट तिक्त घृत का पान कर सकता है। मुझे यहाँ पे लगता है दाड़िम घृत या पंचगव्य घृत, चांदेरी घृत, शतावरी घृत और फल, इनमें से किसी भी घृत का पान करवाइएगा। एंड फिर विरेचन देंगे 3 दिन का या 5 दिन का स्नेहपान के बाद, 1 दिन अभ्यंग, फिर नेक्स्ट डे विरेचन। विरेचन के बाद आप पूरी संसर्जन क्रम को फॉलो करिएगा। ये टोटल आपका चला जाएगा ओवरऑल 21 डेज तक। इसके दौरान कृमिग्न चिकित्सा हो गई है, दीपन पाचन हो गई है, और हमने दोषों को भी लाइक एक प्रकार से अपनी जगह पर लाने का प्रयास किया है। तो ये 21 डेज का कोर्स होने के बाद वी विल मूव विद द रसायन चिकित्सा एंड ब्रूहन चिकित्सा। हमें यहाँ पे सारे प्रकार की बस्तियों का प्रयोग करना होगा, आप जैसे भी चाहे, बट मेरे विचार से मात्रा बस्ती अच्छी रहेगी, शिरबला तेल की 60 या 70 ml की, और योनि पीचू करिएगा, योनि पच्चू विथ फलभूत। बाकी आहार में जितना हो सके, जो यूजुअली हम लोग इनफर्टिलिटी के केसेस में जिस प्रकार का डाइट सजेस्ट करते हैं, जैसे दूध है एंड मक्खन है, घी है, और पंचगव्य से जुड़ा है, प्रोटीन का सोर्स देंगे हम लोग इसमें। एंड डाइट इनरिच विद विटामिन ई, विटामिन ई चाहिए हमें, फॉलिक एसिड चाहिए, साइमोकोबालमिन चाहिए। इससे कंटेंट जो भी डाइट होते हैं वो आप यहाँ पर पेशेंट को जरूर दीजिएगा। देन जैसे अभी शिरपाक बनवा सकते हो आप बला का, बला, अश्वगंधा, काकोली, क्षीर काकोली इसमें, और जैसे
प्रजास्थापन या गृहनगन के भी जो भी अवेलेबल होते हैं वो सारे कंटेंट डालिएगा। अब इसमें यष्टु मधु भी अच्छा रहेगा। आप आम्ल की जैसे भी हो, यानी आप अलग अलग टाइप में, हमें पूरी ट्रीटमेंट 6 महीने साल भर करनी होती है तो आप बदल बदल के यूज कर सकते हैं। पहले सिंपल छिड़काव दीजिएगा, फिर आपको लगता है कि चलो भाई पेशेंट को थोड़ा बदलाव चाहिए तो उसमें कंटेंट बदल दीजिएगा। आप यष्टि मधु चूर्ण एंड अमल की चूर्ण, गुरुची चूर्ण, ये तीनों मिलाकर दूध के साथ पीने को दीजिएगा। कभी आप शतावरी के ग्रैन्यूल्स यूज कर सकते हो, कभी आप अश्वगंधा का चूर्ण यूज कर सकते हो। तो बदल बदल के हर महीने में एक आध बदल के आप इसको कंटिन्यू करिएगा। बट फलघृत कपीचू या फिर पेशेंट को अगर पसंद हो तो दाढ़ीमादी घृत का पान या यष्टिमधु घृत, पंचगव्य घृत, तो ये सारा वहां पे आप करिएगा। पेशेंट का पान करवाते रहिएगा ताकि हमें यहाँ पे ओवरऑल बल, चिकित्सा बल देनी होगी। जैसे शतावरी जो है क्या करेगा, यूट्रस गर्भाशय की ग्रोथ को वो प्रमोट करेगा एंड इसी के साथ साथ वो फॉलिकुलोजेनेसिस को, एफएसएच को एंड एलएच को भी प्रोडक्शन के लिए मोटिवेट करेगा, जिसके साथ आपका जीएनआरएच इंप्रूव होगा। यष्टि मधु जो है वो क्या करेगा, यष्टि मधु इज हैविंग एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो कि आपके सेक्स हार्मोन स्टेरॉइड्स को डेवलप करेगा, बढ़ा देगा। एंड चरक ने ये यष्टि मधु को एफ्रोडोसिक एंड वृक्ष माना है जो फर्टिलिटी को प्रमोट करता है। तो यष्टि मधु का चूर्ण या घृत जैसे भी हो, ये एस्ट्रोजेनिक है। पेशेंट क्या होता है ना कि पेशेंट और पेशेंट की फैमिली बहुत स्ट्रेस में होती है, तो सबसे पहले तो आपकी ट्रीटमेंट प्लान करते करते आपको पेशेंट को भी कन्विंस करना है, फैमिली को भी कन्विंस करिएगा। पेशेंट मैरिड है तो उसके पति को बिठाकर सामने अच्छे से कन्विंस करिएगा कि हम लोग ट्राई करेंगे एंड मतलब उसको पूरी तरह से आप मॉरल सपोर्ट दो। कई बार पेशेंट और स्ट्रेस के कारण मतलब उसका धातुक्षय और होने लग जाता है, तो वो नहीं हो इसके लिए प्रयास करना होगा। गुरुची जो है ये एक प्रकार से रसायन भी है एंड ये क्षय संप्राप्ति में अच्छी काम करती है, जैसे आचार्य वाग्भट ने इसको ये किया है। फिर आंवला तो लाइक हमें पता है कि कैसे काम करता है, ये लीवर को भी एनहांस करेगा, हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ा देगा। अम्ल रस एंड फिर अश्वगंधा जो कि मांस धातु के ऊपर काम करेगी, मांस का टोन बढ़ा देगी। तो इस प्रकार से ये सारा कुछ चलते रहना चाहिए इसमें हमारे ट्रीटमेंट प्लान के हिसाब से। इसमें फिर हम लोग जैसे डेली बेसिस पर पेशेंट को अभ्यंग बता सकते हैं क्षीरबला तेल का हल्का सा, एंड फिर आप स्वेदन करवा सकते हो। फिर जैसे हमने मात्रा बस्ती दी पहले महीने में, नेक्स्ट महीने में आपको हम राजयापन बस्ती देंगे या फिर आप अनुवासन एंड निरोह दे सकते हो। इसी के साथ साथ हल्का बीच बीच में जैसे बदल के आपको मेडिसिन देनी होती है तो अशोकारिष्ट दीजिएगा। अशोका ये भी गर्भाशय को मोटिवेट करता है। अभयारिष्ट विरेचन करता रहेगा। एंड जैसे इसमें आप गोमूत्र अर्क दे सकते हो जो एक प्रकार से शोधन की भी मदद करता है ना। तो बाद में आपको इंटरनल मेडिसिन में हम देंगे इसमें कुमारी आसो दे सकते हो 3-3 चम्मच खाना खाने के बाद। फिर अश्वगंधा अवलेह दिया जा सकता है। फिर आप इसमें नष्ट पुष्टांतक रस भी दे सकते हो। अभ्यंग आप कंटिन्यू डेली बेसिस पर करते रहिएगा। एंड फिर बृहन बस्ती या राजयापन बस्ती अभ्यंग के साथ आप विशिष्ट लाइक परिषेक है, पेशेंट को यूनिक परिषेक दिलवा सकते हैं, कटी परिषेक कर सकते हो, जिसके साथ क्या होगा ना, कटी या वजाइनल एरिया पर परिषेक करने से वहां के जो ग्रोथ है उसको एनहांस करेगा, मसल स्टिमुलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। एंड मतलब जो अप्लेसिया है एंड जो ग्रोथ नहीं हो रही है तो धीरे धीरे भले ही से हम लोग ट्राई कर सकते हो, तो वो करते रहिएगा। पेशेंट को एंडोक्राइनोलॉजी अगर कोई रीजन मिल जाता है तो उसमें नस्य अच्छा काम करेगा। एंड नस्य भी मुझे लगता है फलग्रुत का या पंचेंद्रिय वर्धन तेल का आप करवाते रहिएगा पेशेंट को। नस्य से तो कोई नुकसान नहीं होगा बट नस्य अच्छा काम करेगा। तो बीज जो बीज भाग अवयव दृष्टि जो है जिसके कारण ये मतलब ये होता है ना, ये लाइक इस प्रकार से मिसप्लेस प्लेन डिसप्लेस प्लेन मानिएगा, या जो भी जेनेटिक डेवलपमेंट होनी चाहिएगा वो नहीं होती है। एंड एनोमलीज हो सकती है इसमें। एंड मुलेरियन जो ग्लैंड ज्यादा एक्टिव नहीं है उसको एक्टिव बनाना है। एंड सो इट कैन बी कोरिलेटेड विद सच टाइप ऑफ, कभी कभी इसको हम लोग वंध्या कह सकते हैं। अगर पेशेंट में बाकी सब कुछ तो ठीक ठीक है, मतलब यूट्रस भी ठीक ठाक है एंड मेंसेस भी ठीक ठाक आते हैं,
और मतलब पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ओके, बट फिर भी अगर उसमें इनफर्टिलिटी है तो उसको हम लोग वंध्या के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, षंडी योनि व्यापक के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, जात हारिणी के साथ कर सकते हो आप। जैसे उसका साइज कम है वजाइना का तो सूचीमुखी योनि व्यापक के साथ कर सकते हो। तो इसमें जो भी आचार्य बताते हैं योनि व्यापक की ट्रीटमेंट, तो ये उसी प्रकार से हम लोगों को करवाना चाहिएगा। तो वी मस्ट यूज ऑल टाइप ऑफ शोधन चिकित्सा, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम विरेचन, फिर बस्ती एंड फिर नस्य करिएगा जो एचपीओ एक्सिस पर काम करेगा, एंड फिर जो प्राइमरी उसका रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलराइज करने का वो होगा। फिर अगर प्राइमरी अंडर डेवलप्ड है, कम है तो नस्य तो नस्य अच्छा काम करेगा वहां पर वो केस में, तो नस्य को कंटिन्यू करिएगा बहुत समय तक ताकि वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में मदद करे। एंड फिर बस्ती का तो बहुत बड़ा रोल रहेगा। पीछू भी लोकल जो होता है ना वो भी कहीं ना कहीं जाकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर काम करता है। एंड शतावरी एंड बाकी सारे जो है वो स्त्री दोषज्ञ माने गए हैं, बल्य माने गए हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मदद करने वाले, एंड दे आर द रिच सोर्स ऑफ फाइटोएस्ट्रोजेंस, सो दे आल्सो इंप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ा देते हैं। और कुमारी तो आपको पता है कुमारी आसो ये आर्तो जनन का काम करता है, नष्टपुष्टांतक रस भी आर्तो को प्रमोट करने के लिए काम करता है। तो प्राइमरी ओमेनोरिया में ये बहुत अच्छा काम करेंगे। सो वी हैव टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट विथ इस प्रकार से ब्रूहण चिकित्सा ही आपको करवानी है। एंड थोड़ा सा जहां पर आपको लगता है जैसे आपको अग्नि गुण का है तो मुझे लगता है बीच बीच में पित्त को बढ़ाने वाले घटकों का भी, जैसे तिल है खान पान में, उड़द है एंड थोड़ा मसालेदार भोजन है, तो उष्ण गुण, या फिर अगर पेशेंट नॉनवेज खाती होगी तो नॉनवेज मांसाहार है, तो जो जिस प्रकार से भी हो, देखिए हमारा उद्देश्य है थोड़ा उष्मा बढ़ाना, उष्मांक बढ़ाना ताकि आर्तों को जनरेट करे, तो पित्त दोष को और थोड़ा बढ़ा दे। पित्त जनन वाले जो आहार द्रव्य है इसको हम लोगों को अपनाना होगा, वो बताना होगा। एंड आई थिंक इसमें हमें काफी अच्छे से सक्सेस मिल सकता है। धीरे धीरे ही सही, आपकी ट्रीटमेंट तो एक आध महीने में खत्म नहीं होगी, वी हैव टू कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स, 1 साल, 2 साल, तो पेशेंट को बिना कंटाला किए ये सारा जो भी, क्योंकि ये देखिए बीज अवयव दृष्टि है, बीजोपघात है, तो बीज के ऊपर काम करने के लिए तो समय लगेगा ही लगेगा। तो आई थिंक फिर बाद में और कुछ मैं कॉम्बिनेशंस बता देती हूँ। जैसे इसमें दशमूल वातशमन है, दशमूल अश्वगंधा, जो फिर एरंड तेल है, बेस्ट वातशमन करता है, बीच बीच में एरंड तेल पीने को दीजिएगा। एंड दशमूल अश्वगंधा का जो है इसका तो रोल बेस्ट ही रहेगा, जो शमन भी करेगा एंड एंडोमेट्रियल बेड के लिए एंड एस्ट्रोजन्स के लिए काम करेगा। इसमें कभी बीच बीच में पुनर्नवा ऐड करवाइएगा, आपको घृतक भी बदलवाना होगा तो सुकुमार घृतक आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। वो भी आप बीच बीच में जैसे दाढ़ी मादी है उसको भी दिलवाते रहिएगा। फिर मूर्छित तिल तेल जो आचार्य बताते हैं इसमें भी थोड़ा और, जैसे मैंने कृमिग्न भी चिकित्सा बताई थी तो इसमें मूर्छना करते समय आप हरिद्रा, मंजिष्ठा, लोध्र एंड अम्लकी ऐसे द्रव्यों का मूर्छित करके तेल प्रिपेयर करते हो तो एक प्रकार से मतलब जो अच्छा रहेगा। एंड जैसे ये इसके प्रॉपर्टीज है, लोध्र, अम्लकी एंड हरिद्रा की मंजिष्ठा रक्त प्रसादन का काम करती है, तो मुझे लगता है ये जाकर ना कहीं आपके ओवरियन फंक्शन को इंड्यूस करेगा। लोध्र जो एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी वाला है तो वो वहां पे जाकर ये काम करेगा, तो इसीलिए फिर आप इसमें, हाँ एक और है शतपुष्पा, शतपुष्पा बेस्ट काम करती है, आपको पता है ये कटु है, लघु वृक्ष है, उष्ण मूर्ति है, तो बट इसका मधुर इत्पाक है, तो ये कफवात शमन करती है एंड स्त्रोतस की शुद्धि कर देगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली आप शतपुष्पा का पीछू, शतपुष्पा का मात्रा बस्ती या शतपुष्पा का नस्य कैसे भी आपके अवेलेबिलिटी के अनुसार काम करवाइएगा, जो कि आर्तवजनक है, गर्भाशय का शोधन करेगी। सो आप शतपुष्पा को बिल्कुल भी ना भूलिएगा इस पूरे ट्रीटमेंट प्लान के दौरान। तो आ, आ,
मानिए कि आपके पेशेंट को पीरियड नहीं आते, फिर भी आई थिंक यूट्रस साइज बढ़ेगी धीरे, एंडोमेट्रियम भी थोड़ा हल्का सा डेवलप होने लगेगा। आप इतना सारा अगर ट्रीटमेंट करते हो तो आई थिंक डेफिनेटली आपको मुलेरियन डक्ट के ऊपर काम होगा, धीरे धीरे होगा बट होगा, है ना। दूसरा इसमें मेडिसिन में आर्थो के लिए हेल्प करने वाले, नरिशमेंट करने वाले फॉर्मुलेशन है, जैसे केरला में बहुत यूज किया जाता है चिरुवेल्ला आदि कषाय है, जो कि आर्थो को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मोटिवेट करता है। इसमें तो मृदु विरेचन बीच बीच में देते रहिएगा हर 3 महीने में। सुकुमार घृत मैंने जैसे बताया ये अपान वायु के ऊपर काम करेगा, तो धीरे धीरे आपका जो हाइपोप्लास्टिक यूटरस था वो ग्रोथ करने लग जाएगा, धीरे धीरे ही सही, बट आई थिंक डेफिनेटली ये काम करेगा। तो इसको आप छोड़िएगा मत, ये सारे फॉर्मुलेशन है जो मैं बता रही हूँ, और इसी प्रकार से आपको बस्ती शोधन, पहले रसायन और गृहन चिकित्सा के साथ चलना होगा। सो आई थिंक ये इस प्रकार से दिस इज अ जेनेटिकल डिसऑर्डर, बीज उपघात है ये, बट वी कैन डू, आई थिंक हम लोग इसमें काम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं, वी कैन गो विथ, हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। भले शतपुष्पा का घृत, मैम इसको ना आप क्या करिएगा ना, घृत में मूर्छित करवाइएगा। कहाँ गई नीलम जी? नमस्ते मैम, बोलिए नीलम जी। ये मैं उस पेशेंट के लिए ही आपसे पूछ रही थी मैम। अच्छा मैंने शायद आपको भेजा भी था मैम अल्ट्रासाउंड, आई गॉट सक्सेस इन इट, काफी हद तक पेशेंट ठीक है मैम। अरे वाह, क्या क्या था बताइए थोड़ा डिटेल में। एक्चुअली मैम पेशेंट मेरे पास बहुत दूर से फॉलोअप में है, तो हम्म, मैंने बस हल्का सा विरेचन उसको मैं कंटिन्यूअसली देती रहती हूँ, इसके अलावा और कोई वस्ती नहीं मैं कर पाई मैम। बट शी बस्ती हैज करना गॉट, चाहिए था। मैम पेशेंट दूर से था मैम, हम्म, काफी सालों से मैम हार्मोनल ट्रीटमेंट पे थी वो। हम्म, तो आई स्टार्टेड हर ट्रीटमेंट लास्ट दिसंबर, नहीं लास्ट हम्म, अगस्त में मैम, अगस्त 2022 ओके, में स्टार्ट किया था मैम। शायद मैंने आपको अच्छा अल्ट्रासाउंड भी भेजा था मैम उसका। अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ हाँ। हाँ जी मैम, तो वैसे तो वो ठीक है मैम, लेकिन अब उसको प्रॉब्लम ये है मैम, बट उसको प्रॉब्लम ये थी कि मैम पूरा मंथ जो था ब्लीडिंग जो है वो बंद नहीं होती थी, मतलब कुछ भी है ड्रॉप वाइज कुछ ना कुछ, कभी ज्यादा कभी कम, पूरा मंथ शी यूज टू ब्लीड। अरे बाप रे, हाँ हाँ। तो अब ठीक है मैम, लास्ट 3 मंथ से कोई इंटरमिटेंट ब्लीडिंग नहीं है, बट इस मंथ उसे एमनोरिया हो गया मैम, हम्म तो ब्लीडिंग हुई नहीं है इस बार, यही साइकिल मिस हुआ है कितनी इस दिन बार। का मेनोरिया हुआ है? मैम उसको आना था लास्ट, उसको 12 फेब में आए थे मैम, हम्म, नहीं 1 फेब को मैम, तो 1 मार्च को इस बार नहीं आए हैं, तो अब 15th हो गई है मैम, 15 डेज अप हो गए हैं। मैम एज वैसे क्या ठीक है है मैम, जो इंटरमीडिएट ब्लीडिंग थी वो भी ठीक है। मैम? जहाँ से एज वो अल्ट्रासाउंड करा रही थी मैम, उन्हीं पेशेंट ने उन्होंने उसको हिस्टेक्टमी एडवाइस की थी मैम। हाँ, एज उन्होंने क्या? उसको, हेलो हेलो, एज क्या है पेशेंट मैम, नीलम मैम? हाँ मैम 33 होंगी, 34 ईयर्स। अच्छा, तो वो क्या प्रेग्नेंट वगैरह नहीं ना, पॉजिटिव? नहीं मैम प्रेगनेंसी नहीं है मैम, ट्यूबेक्टमाइज पेशेंट है मैम। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ जी ट्यूबेक्टमाइज पेशेंट है मैम, ऐसा कुछ नहीं है मैम, चेक भी करवा दिया था मैंने, क्योंकि डाउटेडली हो जाता है कई बार, क्या बट ऐसा कुछ है नहीं मैम। ओके। तो इसलिए मैं पूछ रही थी मैम अब क्या करना चाहिए फिर। एक्चुअली मतलब इनफर्टिलिटी का केस नहीं है ये? नहीं मैम इनफर्टिलिटी का नहीं है मैम, मेरे पास वो हिस्ट्री यही लेके आए थे कि लास्ट 2 ईयर से मैम ड्यूरिंग कोविड उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, तो शी इज अ टीचर मैम, वो जरा सा भी अगर अप डाउन भी जाती हैं, जैसे सीढ़ियां चढ़ती हैं उतरती हैं, तो भी ब्लीडिंग हो जाती है, पूरा टाइम ब्लीड जैसे है, एज ये नहीं कह सकते आपके बहुत रेगुलर ब्लीडिंग है, बट शी वाज जस्ट ब्लीडिंग जैसे मैम आपने अब कुछ हो ऐसे गई। हार्मोनल स्टडी करवाया, एस्ट्रोजन वगैरह बढ़ा है क्या है? मैम हार्मोनल स्टडी बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसको सिर्फ यही चेंजेस थे, ए प्लास्टिक एंडोमेट्रियम बार बार आ रहा था और एंडोमेट्रियम थिकनेस बहुत ज्यादा थी मैम। अप्लास्टिक एंडोमेट्रियम कैसे हो सकता है? आई डोंट मैम अंडरस्टैंड। यही था मैम, मैं उसका अल्ट्रासाउंड आपको अभी मैम शेयर करती हूँ। क्या दिया था नीलम मैम? मैम अभी पत्तीकर और एरेंट तेल कंटिन्यू रखती थी मैम उसका।
ठीक है मैम। और मैम, मैम आपने एक क्या मिनट मैं आपको treatment दिया शेयर करती हूँ मैम उसका और अल्ट्रासाउंड। कुछ उष्ण गुण का आप उनको ट्रीटमेंट या लाइक उनका क्या है, मतलब ऐसे ब्लीडिंग तो कैसे होगा, आई डोंट अंडरस्टैंड। या फिर मैम इंटरनल ऑर्गन की कोई ब्लीडिंग है क्या, कुछ आपने इन्वेस्टिगेशंस करवाए क्या? मैम मैं आपको अल्ट्रासाउंड 1 सेकंड मैम शेयर करती हाँ हूँ। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। यस, जो उसका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था उससे लेके अब जो उसका 4th अल्ट्रासाउंड मैम चारों मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है, ठीक। मैम एक बार थोड़ा ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करेंगे जो आपने दिया जिससे ब्लीडिंग बंद हुई? मैम 1 सेकंड मैम। आप पढ़ लो अपना, जाओ, गो ब्रिंग योर मैथ। मैम मैंने आपको शायद रिपोर्ट्स भी भेजी थी। अच्छा, मैं देखती हूँ, जस्ट अ मिनट। मैंने आपको बताया भी था मैम, मैंने उनका CA 125 भी करवाया था मैम। जस्ट अ मिनट, अभी डालिए तो मैं शेयर भी करती हूँ यहाँ पे भी। मैं अभी डाल रही हूँ मैम, ये उसका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड मैं आपको शेयर कर रही हूँ मैम। हम्म, ये उस पेशेंट का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था मैम। ओके। ये सिस्टिक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लास्टिक चेंजेस लेफ्ट ओवेरियन फंक्शनल सिस्ट था मैम। एंडोमेट्रियम थिकनेस मैम 13.9 mm थी। और पेशेंट इसी कंप्लेंट के साथ आया था मैम कि उसको इंटरमिटेंट ब्लीडिंग लगभग हर रोज है। मैम हाइपरप्लास्टिक है, ये तो हाइपरप्लास्टिक है वो, तो फिर हम लोगों को मैम मैं यहाँ 1 मिनट आपको 1 सेकंड मैम, मैं नेक्स्ट शेयर करती हूँ। ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था मैम। लेखन करवाना पड़ेगा फिर यहाँ पे ना, टिपिकली जो मैंने यस मैम, कल पढ़ाया लेखन था मैंने एंडोमेट्रियोसिस, कल मैंने भरपूर जो पढ़ाया लेखन था हुआ ना, है मैम। कल मैंने हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो रहेगा यस इसमें। मैम, वो सब मैंने डाला मैम इनका, हाँ, और क्योंकि काफी ये हद तो तक ठीक टिपिकल भी है मैम। मुझे लगा, तो ये तो टिपिकल ये हो गया ना फिर मैम, एंडोमेट्रियोसिस ही है, एक तरफ से तो ब्लीडिंग होगा ही होगा पेशेंट को। जी मैम, और ये कुछ उसके चेंजेस थी मैम। ये ब्लड रिपोर्ट्स भी थी मैम उस टाइम पे। ये देखिए, मैंने शेयर किया है, ये ट्रांसवैजाइनल है। ये उसी टाइम पे हुए हुए सब वो थे मैम। सिस्टिक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लास्टिक चेंजेस। ये सारी रिपोर्ट्स थी मैम। ओके, ये हार्मोनल ऐसे वगैरह जो कराया था मैम सब है। ठीक है, तो मैम कुछ तो फर्क आया होगा ये। नहीं मैम, शी इज फाइन मैम, अब कोई इंटरमिटेंट ब्लीडिंग नहीं है मैम। अच्छा, तो अब अभी की क्या है बार ये मैम, अब तक साइकिल भी ठीक आ रहा था मैम, इसी बार ऐसा हुआ है कि साइकिल जो है वो लगभग नहीं आया मैम, 15 डेज आप हो गए हैं। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा इसको ना ये कर लेते हैं, आपको ये आज जब मैंने मैम पेशेंट का कुबेरा छुवटी तो उनको दे हाँ दिया ठीक है। है, हाँ हाँ ठीक है ना, फिर कोई तो और मैं प्रवर्तन करने वाला, ये अशोकारिष्ट या कुछ ऐसे भी दे सकते हो। वो सब चल रहा है मैम, देवदारू रिष्ट भी डाला है मैंने उनका, और कुमारी आसव और देवदारू रिष्ट डाला था। देखिए मैम, गैप आपके ट्रीटमेंट का और ये इसका गैप कितना है, मतलब कितना टाइम पीरियड चल ही के रहा है बाद मैम वैसे हुआ है? ट्रीटमेंट, तो मैम चल ही रहा है मैम तो ठीक है, मुझे लगता ट्रीटमेंट। है एक आध महीने में अगर चेंजेस आ गए तो हम लोगों को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। 15 डेज अप इज ओके। एज क्या है उनका? एज 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 मैम यही है 38। 38 ईयर्स है मैम। ठीक है, 38 ईयर्स तो थोड़े से बदलाव स्टार्ट हो जाते हैं, तो आई थिंक। मैम इसका पहला ट्रीटमेंट आपने क्या किया फिर इसमें ब्लीडिंग रोकने के मतलब इसका क्या किया था? मैम वही सब डाला था, जैसे बोलबद रस डाला मैम, उशीर आसव, चंदन आसव, यही सब चेंज कर करके दिया था मैम, पर प्रदांतक लो, पोसेक्स फोर्ट भी डाला मैम मैंने। प्रवाल पिष्टी वगैरह कंटिन्यू करी है मैम। वो तो रहने दीजिएगा, प्रवाल पिष्टी। मैम उस टाइम दाढ़ी मास्टिक और प्रवाल पिष्टी इनको मिक्स करके दिया था मैम, एसिडिटी बहुत सिवियर एसिडिटी थी।
अच्छा, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद मैम दाढ़ी मवले पे भी रखा इनको मैंने, मतलब बीच बीच में बहुत सारा ट्रीटमेंट देती रही हूँ मैम। ओके, एक एनी आपने वो बताया था अदर मैम चेंजेस? पुष्यानुक, आपने चेंजेस ही है? बताया था मैम शायद पुष्यानुक हाँ, चूर्ण, मुझे पुष्यानुक चूर्ण, यस यस, नाकेसर चूर्ण हाँ और हाँ, लाखा चूर्ण, प्रवाल पिष्टी सबको मिक्स करके एक एक चम्मच सुबह शाम दिया था मैम, तंडुलोदक के साथ। यस यस यस, तो तो ठीक है। मैम बीच बीच में काफी कुछ चेंज करके दिया है मैम, पर ब्लीडिंग मुझे क्या नहीं है लगता है अब। ना मैम, जैसे हम लोग इसको ट्रीटमेंट कर रहे थे ओवर ब्लीडिंग के लिए, तो अभी हम मुझे लगता है कि इंड्यूस करवाना ठीक नहीं होगा, तो लेट्स वेट कर सकते हैं कि देखिए जैसे पेशेंट का क्या ये वो मैंने बोला हेल्थ। तो यही है मैम कि वेट करो। वैसे हम्म, इतना मतलब ये है कि उसको टेंशन ये है कि ऐसा कुछ दोबारा ना हो, बस इतना ही है। एल्स तो शी इज हैप्पी कि ठीक है, मैं इतना परेशान थी कि मुझे इतने दिन से ब्लीडिंग थी, हैप्पी है वो। वो वही ना, थोड़ा सा थोड़ा रिलैक्स रहे, क्या फर्क पड़ता है, साइकोलॉजिकली नहीं तो आया उसको, तो ऐसे भी सोचना हाँ, चाहिए ना। वो डर रही है सिर्फ इस चीज से मैम, वो बाकी तो शी वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि इतने दिनों मैंने पैड ही लगाया, नथिंग आई हैव डन। तो वो वही तो। परेशान तो है ही मैम साइकोलॉजिकली ना। हाँ, हाँ, तो हाँ, शी इज हैप्पी कि अब की बार ही ऐसा हुआ है कि मुझे आया नहीं है या ऐसा कुछ, शी इज हैप्पी, बट वो एक वो स्ट्रेस है उसको कि ऐसा हाँ, ना हो आगे कि क्या मैं हो दोबारा सकता उसी है। स्टेज पे पहुंच जाऊं। मैम बाकी तो हीमोग्लोबिन तो ठीक है ठीक मैम। ठाक है? ठीक है। यस मैम, हीमोग्लोबिन ठीक है, पेशेंट हेल्दी है मैम, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। जब मेरे पास आई थी तो पूरी बॉडी में पुनर्नवा स्वेलिंग मंडूर, थी मुझे मैम। लगता है ना हम ऐसे करेंगे ना उनको, पुनर्नवा मंडूर एंड मतलब फेनुग्रिक का जो पानी वगैरह देते हैं ना, उस टाइप में भिगो कर वो देते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले नहीं देंगे। एंड शतपुष्पा कन्नस से करवाते रहिएगा, शतपुष्पा तेल है तो वो मतलब सिंपल रहेगा, एंड उसको ज्यादा ये भी नहीं करना होगा, ऐसे मुझे लग मैम रहा है मैं कि यही पूछ रही थी, शत पुष्पा को मूर्छित करना मतलब कैसे करेंगे मैम, कैसे करवाना है वो? नहीं, आप सिंपल भी यूज कर सकते हैं। मूर्छित करने के लिए तो फिर आपको वहां पे उसको कढ़ाई में डाल के उसको उल्टाना होगा। हाँ वो सब बहुत लेंथी प्रोसीजर हो नहीं जाता है। ठीक है मैम, सिंपल वाला यूज करिएगा इस केस में। मुझे लगा वो प्लास्टिक अगर है यूटेरस तो वहां पे हम लोग मूर्छित कर देते तो और अच्छा रहता है, इसमें तो चल जाता है। इसमें आप चल ये जाएगा ना मैम? मैम कैसे करते हैं मूर्छित आप? कढ़ाई में नहीं डाल के ना, उसमें जो भी आपको डालने होते हैं, चारे चूर्ण जो भी डालने हैं, उसको हम लोग डाल देते हैं, एंड फिर उसको अच्छे से मतलब पका देते हैं, एंड फिर छान देते हैं। मैम क्या क्या डाल के करेंगे मैम? जैसे जो भी आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट रहता है, उसके पेशेंट के हिसाब से जहाँ पे जो भी जरूरत होगी आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे इसमें हम डालने में जैसे पुष्यानुक चूर्ण वगैरह सब डाल के हाँ, और फिर वो तेल डाले मैम? नहीं पुष्यानुक नहीं डालेंगे, पुष्यानुक से नहीं करना है मूर्छना के लिए, तो बाकी सारे द्रव्य यूज करते हैं, पुष्यानुक से नहीं करेंगे ओके मूर्छना। ओके, हम्म, ठीक है। इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको मूर्छना करने की जरूरत है। सिंपल बट शतपुष्पा ही दे दे मैम? हाँ, यस। ओके मैम, चल थैंक यू मैम। और किसी को कुछ नमस्ते इसमें मैम। ऐड करवाना है तो प्लीज करवाइएगा प्लीज। जी मैम, इसमें मेरे पास एक ऐसा केस था, उसको डीयू भी था लास्ट 2 ईयर से। तो हम्म, उनको भी मैम ऐसे उनको ठीक तो हुआ, बट उसका मेन प्रॉब्लम ये था कि वो पेशेंट कंटिन्यू मेडिसिन नहीं लेते थे। जैसे 1 महीने की खाली, ठीक हो गया, फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर आ गए, याद आ गया कि हाँ अब फिर से चलते हैं। तो मैम हम्म, ऐसे पेशेंट में नॉर्मली, इनका पेशेंट तो रेगुलर था, तो मेरे पेशेंट में ऐसा इश्यू रहा था। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम ये देते हैं, मोस्टली ये जितने भी ब्लीडिंग रोकने वाले होते हैं ये कषाय रस प्रधान होते हैं, कहीं ना कहीं ये वात प्रकोप भी ठीक कर है। जाते हैं, तो कई यस बार यस यस। धातु क्षय हो जाता है। तो हमें धातु क्षय को दूर करने के लिए हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना कि उसको दोबारा ब्लीडिंग हो। हम शीत वीर्य और बल्य मधुरस, जो जैसे इसमें हम शतावरी है, शतावरी पाक दे सकते हैं पेशेंट को, जो जो ये शतावरी कल्प आता है वो दे सकते हैं, या गोखरू क्वाथ दे सकते हैं मैम, वो इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। और चंद्र प्रभावटी स्पेशली, तो क्योंकि ये सब नॉर्मल एज अ रसायन भी काम करेंगी ये चीजें, और पेशेंट को इंड्यूस नहीं हम करा रहे, हम जो कर रहे हैं उसका बस क्षय दूर कर रहे हैं हम वही, धातु से। इसीलिए मैं मुझे भी जी 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 जी। पुनर्नवा मंडूर क्योंकि और वही अच्छा लगा, एक सिंपल। और मैम पुनर्नवा जैसे मंडूर पे डालें या चंद्र प्रभावटी पे डालें मैम?
दोनों भी और डालिएगा, मैम दोनों का अलग रोल। और मैम आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जैसे ये इसका यष्टि मधु, गोक्षुर और इसका पुनर्नवा मंडूर, उसी में चाहे टैबलेट्स पीस के आप दे देना, तो उसको जो अभी पत्ती कर चूर्ण के साथ ही उसका कॉम्बिनेशन बना सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये जितने भी डीयूबी के ट्रीटमेंट रहते हैं उसमें पेशेंट का धातुक्षय होना पॉसिबल रहता ही है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी एलोपैथी से भी बहुत सताया हुआ आता है, हमारे पास बहुत सारे यस हार्मोन्स मैम। के बाद आता है, और पेशेंट मतलब उसका शरीर अजीब सा हो जाता है, उसका जो बॉडी। यस मैम, बिल्कुल डेफिनेटली। इसमें हमने क्षय रोग में हमने कुछ इंड्यूस नहीं करना, मतलब आप समझ रहे हैं ना, गोक्षुर है, आमल की है, यष्टि मधु है, तो ये सारे मधुर रस और ये तर्पक भी है, तर्पक भी है, मतलब हम बिल्कुल। कुछ भी इंड्यूस नहीं कर रहे, मतलब ये चीज हमने जरूर नोट करनी है, तो ये इंड्यूस नहीं करना, बस यस, नेचुरल मुझे भी वही तो लग होने रहा है, दो। इसीलिए मैंने बताया कि इंड्यूस नहीं करें। ठीक है मैम, ठीक है। और मैम इसमें जैसे मैम ने बताया कि बला और ये सब मिक्स करके और पाउडर 1 TSF BD कर दे मैम। वन क्या बोला मैम? वन? मैम ने अभी बताया था ना 3 इंग्रेडिएंट्स, एक तो शतावर बता रहे थे मैम, हम्म बला, हम्म पुनर्नवा मंडूर, हम्म और एक और बताया मैम, क्या बताया था मैम? मैम ने यष्टि और गोक्षुर बोला था। यस यस यष्टि एंड गोक्षुर। यस मैम, यस। ठीक है मैम। यस, आई थिंक इसमें पेशेंट को थोड़ा और काउंसलिंग भी करिएगा, रिलैक्स करवाइएगा उसको, बस ठीक है मैम। आएगा। ठीक है, कभी कभी हो जाता है ना, साल में एक आधे बार चेंजेस हो जाते हैं ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में, 4-8 दिन 15 दिन के, तो इट्स ओके। ओके मैम, ओके। और अभी आप बताइए, किसी का कुछ अनुभव हो तो प्लास्टिक यूटरस में या स्मॉल साइज यूटरस में किसी का अनुभव है तो बताइए। माधुरी, संपदा जी, रचना, बहुत दिनों के बाद। रचना जी कैसी है? रचना, डॉक्टर रचना, नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए, बहुत दिनों के बाद। बस मैम आपके लेक्चर सुनती हूँ, बस अटेंड नहीं कर पाती, बाद में सुन लेती हूँ। हाँ, पेशेंट्स बहुत ज्यादा है। मैम इसमें ओपीडी का यही टाइम होता है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, और बताइए। मैम इनमें इसमें जैसे आप बता रहे हैं तो इसमें वस्तियां दी जा सकती है ना, जैसे जो ब्रंगन तेल होते हैं उनकी वस्ती भी दी जा सकती है। ये प्लास्टिक यूट्रस में मैंने एक्चुअली अभी लेट भी ज्वाइन करा, मुझे नहीं पता आपने क्या बताया। मतलब स्मॉल साइज, आप इसमें धातुक से ही मानकर चलिएगा, तो रसायन तो नहीं करवाना पड़ेगा। हाँ मैम वही जैसे रंगन द्रव्य पूरे यही शतावरी वाला, अश्वगंधा वगैरह। कितने दिन हो गए भाई, बोला था जब पी लो पी लो। ठीक है। और वस्तियां भी दे सकते हैं ना मैम इसमें, जैसे अश्वगंधा, बला अश्वगंधा तेल या फिर शतावरी तेल। यापन बस्ती और राज्यापन, रोहन बस्ती, वो सारी दी जा सकती है। मैम एक क्वेश्चन भी था मेरा, अभी जैसे मैम का जैसे केस था डीयूबी का, तो जैसे इसमें एक शायद वही रिपोर्ट शेयर कर रही थी मैम, तो उसमें एक इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड भी था छोटा सा। तो मैम जैसे फाइब्रॉइड के साथ अगर डीयूबी है ना, तो पहले तो हम जैसे ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए देंगे ही सारा कुछ, पुशानुगौर प्रजांतक लॉ वगैरह, इसमें स्फटिक भी देती हूँ मैं कई बार, अच्छा रिजल्ट है स्फटिक का भी। लेकिन तो जैसे फाइब्रॉइड भी है साथ में, तो पहले ब्लीडिंग स्टॉप करके उसके बाद फाइब्रॉइड के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करें? यस, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, पहले हमें ये वही करना पड़ेगा। जी मैम। पहले ब्लीडिंग, क्योंकि मतलब एट स्टार्ट जो प्रॉब्लम है उसको कम करेंगे। फाइब्रॉइड का तो ठीक है, मतलब 15 दिन में 20 दिन में तो फाइब्रॉइड के लिए इतना ये नहीं होगा ना, तो वो विचार करके मुझे लगता है कि पहले ब्लीडिंग स्टॉप करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। और मैम फाइब्रॉइड के लिए तो फिर वही वो जैसे कि इसमें मेनली तो मांसपाचक वगैरह चलेगा इसमें? फाइब्रॉइड के लिए मैम देखिए ना, इसमें जैसे वो थोड़े शीत गुण वाले पर यूज करने पड़ेंगे हम लोगों को, लाइक वरुणादि कषाय है, हाँ, पुनर्नवा गोक्षुर का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उष्ण शिग्रू वगैरह देंगे तो फिर उष्ण पड़ जाएगा, ऑलरेडी ब्लीडिंग चल रही होती है, तो फिर हमें शीत कषाय, आप लोध्रासो एंड ऐसे मतलब वो भी दे सकते हो, लोध्र का कॉम्बिनेशन है, एंड फिर कुछ थोड़े से उसमें अशोक, लोध्र और पंचवल्कल के जो है वो सारे भी द्रव्य डालकर भी दिया जा सकता है, कषाय बनाकर दिया जा सकता है। जी मैम। और मैम क्या इसमें कुछ वस्ती वगैरह भी का रिजल्ट है?
यस, मात्रा बस्ती दी जा सकती है चंदन बला लाक्षादि की, जो पित्त का शमन करवाएगी एंड ब्लीडिंग मैम स्टॉप हो जाएगी पेशेंट की। मैम ब्लीडिंग के लिए, लेकिन फाइब्रॉइड के लिए पूछ रही थी ना, जैसे फाइब्रॉइड के लिए तो फिर मुझे लगता है फिर थोड़ी लेखन या उष्ण गुण वाली दे सकते हो, जैसे आप शतपुष्पा दे सकते हो एंड सहचर की दे सकते हो, धन्वंतर तेल की दे सकते हो मात्रा बस्ती, है ना। जी जी। तो मैम इसमें फिर अल्टरनेट या कुछ ऐसे देना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही है ना कि उष्ण देंगे तो फिर ब्लीडिंग। हाँ, उष्ण नहीं देंगे हम लोग, यहाँ पे तिक्त कषाय मधुर गुण का यूज करें, तिक्त कषाय ज्यादा यूज करें, है ना। जी जी मैम, जी थैंक यू मैम। यस, और बताइए दीप्ति जी, बताइए। नमस्कार, बहुत दिनों के बाद, कैसी है दीप्ति? जी मैम, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बस चल रहा है, बहुत दिनों के बाद। हाँ, एक चीज ऐसी हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा 5 मिनट के लिए ज्वाइन हो जाए। हाँ बोलिए बोलिए। मेरी इनफर्टिलिटी की पेशेंट थी, टॉर्च पॉजिटिव हाँ। थी, पीसीओडी विथ टॉर्च पॉजिटिव थी। हस्बैंड भी ओलिगोमेनोरिया थे, आयुर्वेद के हिसाब से गृहिणी डायग्नोज किया था। तो उसका पूरा ट्रीटमेंट होके वो प्रेगनेंसी पॉजिटिव रही और अभी वो डिलीवर भी हो गई जस्ट 3 days बिफोर। हाँ अच्छा हाँ, बेबी गर्ल हुई, दोनों भी हेल्दी है बहुत। बस एक ये अच्छा। है कि अभी थोड़ा सा वो घर आए हैं डिस्चार्ज लेके, तो थोड़ा सा उनको येलोइशनेस दिख रहा है बेबी के स्किन पे। वो भी क्यों हुआ है कि बेबी थोड़ा सा उल्टी कर रही थी, तो उन्होंने फिर वो उल्टी के लिए ड्रॉप्स दे दिए बेबी को। तो मैंने बोला कि ये जो पित्त है उसका उन्होंने अवरोध कर दिया, तो वो तिर्यक रक्त पित्त उसके बाद स्किन पे निकल रहा है, जो जॉन्डिस जो बोल रहे हैं, न्यूनेटल जॉन्डिस। अच्छा। तो उल्टी के लिए तो मैंने बोला कि कोई ड्रॉप देने की जरूरत नहीं, वो अभी तो पी भी नहीं इतनी रही है, 3rd डे है, तो थोड़ा सा उन्होंने कर दिया होगा, तो एकदम एंशियस हो जाते हैं पेरेंट्स भी और वो डॉक्टर्स भी। हाँ यस। तो वो तो मैंने स्टॉप कर दिया। बट अगर वो जॉन्डिस बढ़ गया, अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई है, फेस पे वगैरह दिख रहा है, नेक तक है, पूरे बॉडी पे है नहीं। अगर वो जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अगर हो रहा है, स्प्रेड हो गया, तो उसको क्या कर सकते हैं? मोशंस वगैरह अच्छा कर रही है बेबी, यूरिन भी अच्छा है। मदर को थोड़ा दूध है, बट वो बाहर नहीं आ रहा है। मतलब क्या उसको बुखार वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अभी मैंने देखा भी नहीं है, अभी वो आएंगे लेके, जस्ट उन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो क्या कर सकते हैं। मुझे क्या लग रहा है ना, इसमें हम थोड़ा सिंपल वाला लाइक सुदर्शन चूर्ण या इसे दे सकते हैं, कुमार कल्याण रस दे सकते हो, कुमार कल्याण रस। एंड फिर नींबू पत्र, जस्ट आई थिंक, मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, 4 ड्रॉप्स नींबू पत्र स्वरस के शहद के साथ दे सकते हो आप। जो नहीं, छोटा बेबी क्या पता करेंगे, नहीं। तिक्त रस, नहीं, तिक्त मदर को रस कुछ वाले दूं, होंगे ना। मदर को कुछ दूं क्या मैं? अभी मुझे लग रहा है मदर को ही कुछ देना चाहिए, उसको अभी क्या थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन भी है। फिर ये दे देना, गुड़ुची एंड नींबू पत्र का दे दो ना, फिर गुड़ुची दे दो, गुड़ुची टैबलेट दीजिए मदर को, चलेगा। उसी को मैं एक लीवर के लिए या सिरप फिर लीव चालू कर 52 देती हूँ। दीजिएगा मदर हाँ को। हाँ, है मेरे पास लीव 52 जैसा एक अच्छा है प्रोडक्ट, उसी को हम्म, स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि उसको थोड़ी सी स्टिचेस आए हैं ना नीचे ईपी के, तो एंटीबायोटिक वगैरह स्टार्ट कर दिया है, पेन किलर, तो उसको ऑलरेडी पित्त की है वो, तो उसको ना ब्लॉटिंग हो जाता है, तो शायद उसकी वजह से ना मदर की बॉडी में पित्त जम गया होगा, और वो फीडिंग से फिर बेबी में आ गया है, और फिर उन्होंने उल्टी को भी रोक दिया बच्चे के ना, तो फिर स्किन पे आ गया, ऐसा मुझे लग रहा है पैथोलॉजी। हाँ ठीक है ना, तो मतलब मुझे लगता है आप इसको हम सिंपल मैनेज कर सकते हैं, थोड़े से मृदु द्रव्य देंगे, बहुत ज्यादा तीव्र द्रव्यों का प्रयोग नहीं करवाना है। तो आप ना अनंत मूल चूर्ण शहद के हाँ साथ या घृत के साथ दीजिएगा, धूप हाँ दिखाइएगा, बिल्कुल धूप तो दिखानी पड़ेगी बच्चे हाँ, को। वो तो है। और हाँ मधु हाँ और घृत देते हैं तो उसका ग्लूकोज लेवल मेंटेन। और सिंपल मैम, शहद एंड सिंपल वाला गाय का घी जो होता है ना, वो भी हाँ बच्चे को आप चटा दीजिएगा लेहन के रूप में, तो वो दोनों भी ग्लूकोज लेवल मेंटेन करेंगे एंड पेशेंट मतलब बच्चा थकेगा नहीं। एंड माँ हाँ। को बिल्कुल भी पित्त का प्रकोप वाले आहार सारा कुछ ये करवा दीजिएगा। एंड दूसरा इसमें मुझे लगता है दे सकते हैं हम लोग पटोलादी का गन का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, पटोलादी ठीक कषाय है। दे सकते हो माँ को। वो हाँ रस हाँ माँ को दीजिए ना, रस। त्रिकटु और फिर लाइक त्रिकटु एंड हरितकी भी शहद के साथ दे सकते हो मदर को। हाँ, मदर का अग्नि अच्छा है, बट हाँ, अपान तो अभी बिगड़ा हुआ है और थोड़े एंटीबायोटिक की स्तन्य वजह से। शोधन द्रव्यों के लिए काम करिए, हाँ, जैसे स्तन्य पटोल में शोधन या भी पाठा मुझे दीजिए मैम, पाठा
पाठा जी दीजिएगा, जी पाठा हाँ एंड शुंठी मुस्ता, बस बस हो जाएगा। ठीक है देखिए ठीक पाठा, शुंठी, मुस्ता एंड सारीवा, तो आप हाँ मतलब रस रक्त सभी धातु कवर हो जाएंगे एंड स्तन्य का शोधन भी हो जाएगा। हाँ सिंपल दीजिएगा ये 4 मैम ग्रंथियों का। रस पाचक दीजिए ना, रस पाचक भी मैंने ऐड किया है उसको, और मुस्ता उसको है तो वो रस मात्रा पाचन हो जाएगा ना, मुस्ता है तो हाँ रस पाचन हो जाएगा। नहीं, मेरे एंड रस पटु पाचक है। में थोड़ा अदरक वगैरह भी है थोड़ा सा ना, और तो हम्म, वो बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है ना, ठीक है, स्वर्णमाक्षिक भी है। ठीक है, फिर चलेगा, और बट ये तिक्त रस का ऑप्शन ठीक रहेगा ना। हाँ, तिक्तरस तो दूंगी मैं। तिक्तरस वाले मेरे पास जो उसको मैंने दिया था प्री कंसेप्शनली ना, कुटकी काल में भूमैमल की भूनिम्ब ऐसा कॉम्बिनेशन का है, लीवर सिर्फ टॉनिक, तो कुटकी वो अवॉइड करिएगा, भूमैम्ल की चलेगा, हाँ कालमेघ चलेगा, कुटकी अवॉइड करिएगा, इंस्टेड ऑफ दैट पाठा डालिएगा, ताकि पाठा भी क्षीर का विशोधन करता है, एंड सारीवाद आप डालिएगा इसमें। ठीक है, बट उसको कॉन्स्टिपेशन भी है मैम 3 दिन से। होगा, कषाय वो काढ़ा देते हैं, चटन करवाते हैं घृत का, मधु का, तो ये कॉन्स्टिपेशन भी कम होगा। विमंद रहता है कई बार ना पेशेंट को, थोड़ा आफ्टर हाँ पोस्ट डिलीवरी सूतिका में वातशमन करवाते रहेंगे, तो हाँ होगा वो भी, हाँ वातशमन औ- करवाना हाँ, पड़ेगा। और उसकी ना, उसके ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क है, कलेक्शन तो है, बट वो ना बाहर नहीं आ रहा है। हाँ, तो तो अवरोध हेवी है। ब्रेस्ट हो गई है, बट ना वो बाहर नहीं आ रहा है। बेबी भी सक कर रहा है तो उसको कम पड़ रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो ये दीजिएगा, पाठा डालिएगा, पाठा अच्छा काम करता है। कुमार अच्छा कल्याण रस दीजिएगा मैम बच्चे को ना। ठीक है। फिर वैसे तो कई सारे कल्प है, मंडूर है, एंड जैसे मैंने बताया नींबू पत्र सवरस आप दोनों को खिला सकती हो माँ बच्चे को शहद के साथ। अच्छा गुणुची दिया जा सकता है। हाँ तो ये मतलब जो क्षीर का अभिशोधन कर देंगे, है ना, हाँ, और स्तन्य का शोधन की जरूरत है ना अभी। स्तन्य शोधन की जरूरत है। और उसके ठीक है, साथ तो स्तन्य भूमैम्ल की शोधक छोड़िएगा मत, भूमैम्ल की बिल्कुल डालिएगा। भूमैम्ल हाँ की त्रिफला बीच में थोड़ा सा, त्रिफला भी सीरम बिलिरुबिन पे काम करता है। अच्छा टोटल सीरम बिलिरुबिन को कम करवाता है त्रिफला चूर्ण, तो माँ को हम्म। जरूर दीजिएगा। तो माँ को देते तो फिर बच्चे का हो जाता है त्रिफला हाँ, तो काढ़ा। माँ का ही पित्त बढ़ा हुआ है, तो इसी की वजह से आया है शायद बेबी को। ये 3rd डे आया है ना, क्योंकि 1st डे नहीं आया। हाँ, तो वो तो थोड़ा, सीजर है क्या, नॉर्मल डिलीवरी? नॉर्मल नॉर्मल है, और ओनली 1.5 आवर में डिलीवर हुई मैम, प्राइमी है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, एकदम जल्दी से डिलीवर हो गया, और पूरी गर्भ संस्कार से आई थी। उन्होंने एक भी एलोपैथी मेडिसिन नहीं लिया था सिंस 1 वेरी ईयर। नाइस, वेरी हाँ, नाइस। बिफोर कंसेप्शन नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं, और पोस्ट ऑप भी नहीं लेना चाहते, पोस्ट डिलीवरी भी नहीं लेना चाहते हैं ओके खुद के लिए तो। ठीक है। संपदा जी कहिए मैम, कुछ कहना चाहती है संपदा जी? बेबी के लिए कहना चाहती हूँ मैडम, हाँ बेबी को हाँ, बिलिरुबिन लेवल अगर ज्यादा येलोइश है तो चेक करना चाहिए। अगर 10 से ऊपर है तो पेडियाट्रिशियन रेफरेंस अच्छा रहेगा। क्या मैम आपने, दीप्ति? नहीं नहीं नहीं, अभी जस्ट 10 मिनट पहले से उनको लग रहा है, और आज ही डिस्चार्ज होके आए हैं, है ना। ठीक है, फिर आप कर लीजिए डिलीवरी डायरेक्ट। के बाद कल कितना जाके करवा लेंगे। पोस्टनेटल कौन सा दिन है? 3rd। 3rd ना, अभी नहीं लेकिन वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है ना, कल जाएंगे। हाँ, अंडर ऑब्जर्वेशन, ओके। हाँ आप फिर बताइएगा। जी जी हाँ। चलो, यस। और आरती जी आप कुछ कहना चाहती थी? ओके, तो चलिए, अच्छा लगा दीप्ति जी। हाँ जी मैम, थैंक देखते यू। क्या होता है, बताइए, फॉलो बताइए फिर आकर क्या हुआ। हाँ जी जी, हेलो बताऊंगी जरूर जरूर। हेलो। ये चीज भी मैंने आपसे शेयर की थी। मैंने बोला था कि जब डिलीवर हो जाऊंगी तब मैं आपसे बात करूंगी, तो अभी हो गई है ना, तो इसलिए मैं आई। यस यस। एक और चीज मैंने आपसे शेयर की थी कि एक टॉर्च पॉजिटिव ऐसी पेशेंट आई थी डायरेक्टली मेरे हाँ, पास हमने उस 8th दिन वीक डिस्कस किया था। यस यस 8th वीक का, और उसके आईजीटी आईजीएम दोनों भी पॉजिटिव थे। तो मैं बहुत डर गई थी कि क्या करूँ, इसको कंटिन्यू करूँ। और वो थोड़ा सा गांव साइड से थे, इलिटरेट भी थे, बट वो स्पेशली यहाँ आए थे सिटी में कि गांव में कुछ नहीं होगा, और पहले अबॉर्शन की हिस्ट्री है, और आईजीएम भी पॉजिटिव था, और ऑलरेडी कंसीव हो गई थी, तो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो वो भी अच्छे से, अभी उसको भी मैम 8th मंथ चालू है, अच्छे से कंटिन्यू कर गई है। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। उसका भी मैं बताऊंगी जब डिलीवर हो जाएगी तो। ओके ओके, या चलिए ठीक है। ओके, थैंक यू मैम।
मैम आपने I think स्पेशली कुछ के लिए करा या सिर्फ जो मासानुमासिक है बस वही दिया आपने? नहीं मैम ना, छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं ना, उसकी भी यही हिस्ट्री थी। जैसे पित्त वाली तो ऑफ कोर्स थी, और जब उनको ना प्रेगनेंसी होती थी तो जो वॉमिटिंग होता है ना फर्स्ट टाइमस्टर में, उसके लिए वो एलोपैथी मेडिसिन लेते थे, ऑनडेम वगैरह। तो मैंने बहुत बार देखा, अगर आप अपना उल्टी का वेग रोक देते हैं तो वो पित्त कहीं ना कहीं जाके कलेक्ट होता है, तो उसके गर्भाशय में कलेक्ट होके वो नीचे से ब्लीडिंग हो गया था। तो मैंने वो बोला था कि कुछ उल्टी होती है तो वो टैबलेट नहीं लेना है, मैं कम कर दूंगी। तो मैंने वही पित्त शामन ही किया फर्स्ट टाइमस्टर में, अपने सारे मेडिसिन तो दिए, गर्भ चिंतामणि रस दिया। फर्स्ट टाइमस्टर मैंने भरपूर मेडिसिन दिए थे, क्योंकि कंटिन्यू वॉमिटिंग थी, उसको भूख नहीं लग रही थी, और रिस्क फैक्टर ज्यादा था, स्पॉटिंग हो रही थी। 8th वीक का हार्ट बीट्स बच्चे को दिखता है ना, उसके दूसरे दिन से उसको स्पॉटिंग शुरू हुई थी फर्स्ट टाइम भी। इस बार भी उसको दूसरे तीसरे दिन हल्का स्पॉट चालू आया था। तो मैंने फलग्रुत वगैरह खिलाया थोड़ा अग्नि बढ़ने के बाद, सिर्फ पित्त का शमन और पित्त का विरेचन किया, और कुछ नहीं किया मैंने। थोड़ा सा अभिपत्तिकर मैंने दिया 2-3 दिन के लिए, कामदूधा रस दिया, और अपना लवण भास्कर दाढ़ीमास्टक चूर्ण ऐसा लेके थोड़ा पित्त बैलेंस किया। और यस, लघु मालिनी वसंत ने मुझे बहुत हेल्प की फर्स्ट टाइमस्टर में, बहुत अच्छा। उससे ना उल्टी भी कम होता है, अग्नि अच्छा रहता है, धातु का अग्नि अच्छा रहता है। और गर्भ चिंतामणि रस ऑफ कोर्स वो भी दिया मैंने, फुल 8 मंथ मैंने दिया है। और शुरू शुरू में मैंने जीवनीय गण, अब्रक भस्म, स्वर्ण मार्गशिक जितना मेरे से होता है उतना दिया। वो उसने खाया नहीं, उसको वो खाने के बाद उल्टी होता था। फर्स्ट 2 मंथ्स जैसे कैसे उसने खाया, बाद में वो नहीं खाया, बट इसी से फिर वो 4-5 टैबलेट से अच्छी हो गई। फर्स्ट 3 मंथ्स में मैंने प्रजास्थापक गण भी ऐड किया था। और बाहर से एक टॉर्शनिल कुछ दिन के लिए चालू रखा, जस्ट एक एंटी स्कैन अच्छा आने तक, बाद में वो भी बंद किया। अच्छा अच्छा। तो मैम ये टॉर्च पॉजिटिव के साथ आपने ये मेडिसिन दी और बेबी कंटिन्यू हुआ पूरा? हाँ हाँ, यस यस, अभी 1 मंथ की बैठी हुई है उसको। जी मैम, मैंने वैसे तो ट्रीट किया है कि टॉर्च पॉजिटिव है, और उसके बाद पहले ट्रीट करके फिर कंसीव करवाया, लेकिन साथ में मतलब पहले से अगर कंसीव्ड है पेशेंट तो फिर उसके लिए मैंने पूछा आपसे। हाँ, ये मेरे पास डायरेक्टली कंसीव होके आई थी। टॉर्च पॉजिटिव होते बहुत अच्छे ही ट्रीट होते अपने आयुर्वेद से। मैंने बाकी पेशेंट्स की उत्तर बस्ती भी की थी, पंचकर्मा भी की थी, तो क्या कुछ रिस्क नहीं रहता है। बट ये क्या डायरेक्टली आई थी ना, तो चांस बहुत कम था, बट कर लिया इन्होंने भी। हाँ मैम, मैं वो पहले तो पंचकर्म करवा के करा है मैंने भी, अच्छे से बेबी डिलीवर होता है, लेकिन इस तरह का केस आपने बताया ना, तभी मैंने पूछा कि प्रीवियसली कंसीव्ड है पेशेंट अगर तो। हाँ, ऑलरेडी कंसीव है, 8th वीक का कंफर्मेटिव सोनोग्राफी लेके आई थी, और इसका ओनली आईजीजी जनरली पॉजिटिव आता है, इसका आईजीएम भी पॉजिटिव था। सारे मैम हाँ, जी। तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सा डर लगा था, बट कर गए। अभी ट्राई तो करना था, उनको मैंने क्लियर कर दिया था कि देखेंगे जो भी है, गारंटी तो नहीं देते हैं। बट बहुत सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट तो उसने दिखाया, मस्त 1.5-1.5 किलो 2-2 किलो वजन बढ़ रहा है उसका मंथली, बेबी वेट इतना मस्त, अरे बाप रे बहुत। और वो पूरा काम कर रही है, घर का जॉइंट फैमिली है, अभी 7 मंथ कंप्लीट, 8th रनिंग है, इतना अच्छा काम कर रही है। घर में शादी है, देखिए इतना अच्छा वो कंटिन्यू कर रही है, शादी में भी काम कर रही है। अच्छी बात है। थोड़ा मोटिव अच्छा ही रखना चाहिए वैसे तो पेशेंट को ना, मॉरल अगर अच्छा हो तो। हाँ, बार बार मिलने आते हैं ना, तो मैं बताती हूँ कि सब कुछ करो। कभी मेरे पेशेंट्स को कभी बैकएक नहीं हुआ, कभी जैसे लीकर की कमी नहीं आई, कभी बीपी नहीं बढ़ा। हम गर्भ संस्कार से जाते हैं तो कभी कुछ होता भी नहीं है, और बहुत इजीली प्रेगनेंसी क्लियर हो जाती है ना, कुछ ऐसा नहीं लगता, और कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए, कुछ भी नहीं आए। कभी फीवर नहीं, सर्दी खांसी एक आधे बार हुआ होगा, अभी बहुत चल रहा है वायरल, तो वो भी ठीक हो जाता है, थोड़ा सा गैसेस वगैरह बनते रहते हैं। और एक चीज, मैंने सारे पेशेंट्स को ये मात्रा बस्ती किया था फुल 9 मंथ। यस, तो ये मैम पेशेंट को इसमें नहीं कौन किया से था। तेल से क्या था मैम? जैसे ही पॉजिटिव आई उसी दिन से। तो मतलब कितना करते थे महीने में, दिया था कितने दिन? एमएल कितना दिया था? 30 कम देते हैं, 30। कितने दिन दिया था? अभी डिलीवर हुई उसको तो लास्ट डे तक दिया था मैंने, जब तक मतलब मैंने बोला था हर एडमिट होने की जाओ तब तक लेके जाओ, सिखा दिया था उनको। नहीं, मतलब मंथ में कितने दिन देते थे आप वीकली वंस, मात्रा? वीकली वंस। ओके। और 8वें 9वें महीने से फिर थोड़ा डेली ऑल्टरनेट डे ऐसा, 9वें महीने में तो डेली चालू कर दिया था। अच्छा, तो मैम इसमें भी, कौन से तेल इसमें के देते थे? क्षीर वाला तेल, श्री बल्ला का ओके। तेल। सारे तेल चलते, कुछ नहीं होता है। पहले लगता है डर, बट क्या है,
आवर्त सर का मैंने देखा है ना, तो कुछ नहीं होता है, एक भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। उल्टा अपान वायु उनका पूरा अच्छा रहता है, तो कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। पेशेंट को उल्टी नहीं होती, कुछ नहीं होता है, कभी भूख कम नहीं होती है, बीमार नहीं पड़ते हैं। और डिलीवरी के टाइम पे तो कुछ भी नहीं हुआ। प्राइम में आप सोचिए 1.5 घंटे में डिलीवर हो गई है। 7:30-8 बजे अरे फोन वाह। आया कि हाँ ऐसा ऐसा थोड़ा सा पेन स्टार्ट हो गया लेबर है, पेन क्या कब? करें। अच्छा, 7:45 लेबर पेन बजे के बाद लेबर 1.5 पेन घंटे स्टार्ट। में? हाँ, लेबर पेन अरे 7:45 वाह। बजे स्टार्ट हुए। बोल ही रहे थे कि जाऊं क्या करूं, उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यस्टरडे एक दिन पहले गाना के पास जाके आए, तो 17 तारीख थी, उन्होंने बोला थी 1 वीक वेट करेंगे। 17 तारीख है, अभी से क्यों आप टेंशन ले रहे हो। बट उसको थोड़ा सा पेन स्टार्ट हो गया, और फिर मैंने बोला कि अगर पेन स्टार्ट हो गया है, और उन्होंने कैस्ट्रॉल लिया था 1 वीक पहले, क्योंकि 9 महीने 5 दिन पूरे हो गए थे। मैंने बोला अभी पेन आना चाहिए, तो कैस्ट्रॉल लिया था प्रीवियस नाइट, तो उनको थोड़ा पेन स्टार्ट हो गया। तो मैंने बोला कि ये पीठ से निकल रहे थे उनके पेन्स, और थाइस को आ रहे थे। मैंने बोला ये लेबर पेन्स ही है, आप जाके पीवी करा के आइए कि कुछ तो होगा। संडे था उस दिन, तो उन्होंने डायरेक्टली लेबर रूम में ही ले लिया। डायलेट हो गया था 4 फिंगर, और 1 घंटे में हो गया पूरा। और मैडम आके करके चली भी गई, छुट्टी थी तो क्या हो भी गई वो। अरे वाह। हाँ, बिल्कुल 1.5 घंटे में हो गई। फर्स्ट मंथ से ही आप शुरू कर देते हो मात्रा हाँ बस्ती? हाँ हाँ, वो पेशेंट बहुत कोऑपरेटिव थी। हाँ, प्री कंसेप्शनल की बहुत ओके। उसने कोऑपरेट किया, और 9 मंथ भी उसने बहुत कोऑपरेट किया। उत्तर कौन सा बस्ती तेल करवाई थी मैंने उसकी। दीप्ति, कौन सा तेल यूज किया था? ऑयल? मैंने ना मैम अभी फर्स्ट 2 मंथ्स में थोड़ा उसको ना क्या अग्नि थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता, तो तब थोड़े दिन के लिए सर्चर तेल दिया था। फिर जैसे सेटल हो गया ना, फुल 8 मंथ तक क्षीर वाला तेल वीकली वंस दिया था। और उसका एनेमिक थी वो, तो कभी कभी चंदन वाला तेल, और उसमें मैं दाढ़ी मादी घृत भी ऐड करती थी। सेंसिटिव हो तो मतलब अननेसेसरी लाइक मात्रा बस्ती से कभी कभी मतलब मुझे लगता है ऐसे वाता क्षेत्र में स्टिमुलेशन मिल नहीं जाता नहीं है, नहीं इसलिए नहीं 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 होता है, उल्टा इतना फायदा होता है, और हमें टेंशन नहीं आता है। 9 महीने तक टेंशन नहीं आता है। आप फर्स्ट मंथ में भी देखिए, सेकेंड मंथ में भी देखिए, क्वांटिटी कम रखना है, 100 ml का नहीं देना है शुरू में, और वीकली वंस देना है। अगर आपको इतना अगर डर लगता है तो आप चंदन वाला का दे दीजिए ना, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। चंदन वाला का तो नहीं, बिल्कुल डर की चलता है। बात नहीं है, पेशेंट्स का मतलब ये कभी कभी बोल नहीं सकते ना, इसकी हाँ, बट क्या होता है ना, ये होगा थ्योरेटिकल जो भी है, बट हम जैसे सर को गुरु मानते हैं, सर हाँ, को सीखा है, प्रैक्टिकल उनसे लेवल पर देखा तो है, बात अलग होती है। तो हाँ, तो फिर बिंदास कर देते हैं। तो उल्टा इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, पेशेंट बहुत बेटर फील करता है। तो सुनने मैम वाला आप बोले पेशेंट उत्तर चाहिए। बस्ती भी दी। मैम आप बोले तो उत्तर बस्ती भी दी, वो कब और कैसे दी थी? वो तो कंसेप्शन के पहले मतलब दी थी ना, प्रेग्नेंट? टॉर्च पॉजिटिव। हाँ, हाँ। टॉर्च पॉजिटिव थी ना, अच्छा। तो फलग्रुप का अच्छा। बस्ती दे दिया। नहीं, वो तो उत्तर बस्ती तो नहीं लेना है, मात्रा बस्ती इज ओके। यस नहीं, वो तो पहले प्रेगनेंसी के पहले ही देते हैं उत्तर बस्ती, उसके बाद यस, कंसीव हाँ रही हाँ। वो, तो क्या फिर रिस्क नहीं रहते ओके टॉर्च ओके वाले लोगों को। ओके ओके, वेरी नाइस। थैंक यू। अच्छा मैम, मैंने जो टॉर्च पॉजिटिव पेशेंट मेरे पास थे उनका, और तो पंचकर्म के साथ साथ मैंने रक्त मोक्षण भी करवाया था 15 हाँ, 15 डेज पे। यस, रक्त मोक्षण तो जरूर सबसे कंपलसरी है। वीरेचन रक्त मोक्षण बहुत जरूरी है पित्त के लिए। तो मैं तो सारे पेशेंट्स के पंचकर्म मतलब रक्त मोक्षण कर ही देती हूँ। हम्म। सारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को रक्त मोक्षण जरूरी होता है, क्योंकि उनको वायरल हिस्ट्री, पित्त का हिस्ट्री रहते ही है बचपन में, जो अभी हिस्ट्री लेते हैं ना, ज्वर का हिस्ट्री, इधर चिकन पॉक्स या फिर मीजल्स ऐसा कुछ होता है, तो वायरल फैक्टर थोड़ा सा रहता है ना, तो रक्त मोक्षण कर लेते हैं तो बेटर होता है। घृतपान करवा के रक्त मोक्षण करना बहुत बेनिफिशियल रहता है। विरेचन तो करना ही है, बट रक्त मोक्षण मैं जरूर करती हूँ सबका। ओके, मैम ऐसे सिरावेद से ही करते हो ना, क्यूबॉइटर से हाँ हाँ हाँ, निकालते हो? सिंपल सिरावेद। यस यस। हाँ हाँ, कितना निकालते हो, कितना ml तक? जितना भी निकला मैम दिखता है अपने को, जो मैं तो नॉर्मल कलर आने तक निकाल देती हूँ। कभी कभी अपने आप रुक जाता है। पित्त वाले लोगों का क्या है, पहले ब्लैकिश निकलता है, फिर एकदम थी पतला पतला रेड निकलता है, फिर नॉर्मल जैसे कंसिस्टेंसी अभी पता चलता है ना कर करके कि नॉर्मल ब्लड आ रहा है, तो मैं रोक देती हूँ। 15-20, किसी का 25 ऐसा निकलता है, बहुत ज्यादा नहीं करता है। 30 ml के आसपास तक निकलता है, कलर चेंज हो जाता है 30 ml के हाँ आसपास हाँ, तक। सबका 20 सबका ml के बाद अलग है। चेंज होने लगता है, 20 ml। हाँ, तो हाँ चेंज होने लगता है तो मैं रोक देती हूँ, ज्यादा भी नहीं यस करती। यस यस, ओके। और घृतपान ओके बहुत मैम, जरूरी है। फुल 9 मंथ मैंने दाढ़ी मादी घृत भी खिलवाया था उसको, उससे भी हेल्प होता है। ठीक है ठीक है। ओके। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और ये रक्त मोक्षण के पहले मैम जो घृतपान कराते हो, कितनी बार कराते हो, मतलब वो तो कितने मैम दिन अपना पहले जो या सिर्फ उसी पंचकर्म दिन? नहीं, वर्धमान मात्रा में हम कराते हैं ना, स्नेहन कभी दिया जाता है ना, थोड़ा सा हाँ, स्नेहन, भरपूर स्नेह जितना का दूध करेंगे खिलाया उतना जाता अच्छा।
जितना अच्छा करेंगे घृतपान उसी को ही अच्छा होता है, जितना भी करेंगे ना। मतलब वो जो इस तरह से। क्लासिकल विरेचन करवाते हो तभी करवाते थे तभी रक्त करवाया, मोक्षण? मैं तभी कराती हूँ, डबल डबल। मेरे पेशेंट को टाइम नहीं रहता है तो मुझे तभी कराना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। ओके। यही मैम, ऐसे मैं भी करवाती हूँ, जो विरेचन का घृतपान होता है उसी के साथ करवा देती हूँ। हाँ, तो क्या टाइम भी बचता है पेशेंट्स का। अब हमारा कौन भी से डे टाइम बचता करवाते हो है। मैम? कौन से डे, मतलब जिस पूरा दिन हम स्नेह सिद्धि के स्वेदन, हाँ, लक्षण का? यस यस यस, उसी दिन पूरा स्नेहपान खत्म होने के बाद स्वेदन के लिए बुलाते हैं ना, और अच्छा, स्वेदन मैम के तभी बाद करा कराना रहे हैं। अच्छा है। मैम थोड़ा सा मैं पीरियड्स से भी लेती हूँ इसको, जो सब मिड साइकिल में करवाती हूँ विरेचन और रक्तमोक्षण दोनों। जब पित्त का होता है ना काल, हाँ। उस हिसाब से। हाँ, वो भी सही है ना। हम्म। मैं आफ्टर पीरियड से मैं भी कराती हूँ, या फिर सेकंड वीक पीरियड्स के बाद। हाँ यस मैम, वही सेकंड वीक यानी मिड साइकिल, हाँ हाँ 12-13 डे पे अबाउट, हाँ वही। हाँ हाँ। ओके, चलिए, अच्छा लगा, आज का सेशन अच्छा हुआ, डिस्कशन अच्छा हुआ, आई होप सो। आप सभी का आभार, एंड हमारे सारे दर्शकों का भी आभार जो फेसबुक पर देख रहे हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके, नमस्कार सभी को। संपदा जी आते रहिएगा। थैंक यू मैम। यस मैडम। हाँ सर, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है फिर, ओके मैम। हाँ ओके।